नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, सबसे पहले मेरी तरफ से और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को हिमाचल डे, गुड फ्राइडे और वर्ल्ड आर्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मंजिल कार्यक्रम के माध्यम से हम अक्सर आपको करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चमन शर्मा, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सोलन से। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हैप्पी हिमाचल डे सर। हैप्पी हिमाचल डे टू ऑल ऑफ यू। मुझे गर्व है हिमाचली होने पे और हम सबको हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। जी सर, आज गुड फ्राइडे भी है, हिमाचल डे भी है, वर्ल्ड आर्ट डे भी है, एक ही दिन इतने सारी चीज़ें हैं आज। जी, ये एक बहुत ही खुशी का पल है कि आज ही के दिन गुड फ्राइडे भी है, हिमाचल डे भी है और वर्ल्ड आर्ट डे भी है। जी सर, आज हम बातचीत कर रहे हैं कि कला यानी आर्ट्स के क्षेत्र में हम क्या क्या संभावनाएं देखते हैं। और आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं आर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज सोलन से। तो सर, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, जी आर्ट्स की हम बात करते हैं यानी कला की हम बात करते हैं, ये है क्या? आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक क्रिएटिव फील्ड है, टोटली क्रिएटिव फील्ड है, जिसमें हम पेंटिंग को लेते हैं, मूर्ति कला को लेते हैं, म्यूज़िक को हम लेते हैं। तो ये सभी आर्ट के विषय हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी सर, आज हम आपसे जानने वाले हैं ये कला के क्षेत्र में और खासकर हम बात करने वाले विजुअल आर्ट्स यानी दृश्य कला के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं। और जैसा कि अभी मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि आज वर्ल्ड आर्ट डे भी है, तो वर्ल्ड आर्ट डे के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है और कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड आर्ट डे को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने 2012 में ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड आर्ट डे मनाना चाहिए और इस दिन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में क्रिएटिविटी को अपने एक्सपेंड करना है, उसको सेलिब्रेट करना है। फाइन आर्ट को इंटरनेशनली सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को चुना गया और 15 अप्रैल इसलिए लिया गया क्योंकि इस दिन महान एक कलाकार जो जीनियस थे, इटली के महान कलाकार, दुनिया के बहुत बड़े कलाकार लियोनार्डो दा विंसी, उनका जन्म भी 1452 में आज ही के दिन हुआ था। इसीलिए एसोसिएशन ने सोचा कि आज ही का दिन मतलब 15 अप्रैल को इसको लेना चाहिए। और इस दिन पूरी दुनिया में आर्ट एग्जीबिशंस को एग्जिबिट किया जाता है, डिस्कशन की जाती है, जैसे कि आपने भी इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। आर्ट के ऊपर बातचीत करते हैं, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, आर्ट वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड आर्ट डे को मनाया जाता है और आज तक मनाया जा रहा है। जैसे कि आपने बात करी विजुअल आर्ट के बारे में, विजुअल आर्ट को समझने के लिए मुझे लगता है इसके थोड़े पिछले रूट पे जाना पड़ेगा। जैसे विजुअल आर्ट को बेसिकली फाइन आर्ट का एक पार्ट इसको माना जाता है। फाइन आर्ट यानी कि ललित कला, और ललित कला से भी पहले हमें कला के ऊपर बात करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा सीक्वेंस में पता चले। कला को हम जैसे बहुत पुराने समय में किसी भी इंसान ने पुरखों से जो सीखा होता था, जैसे मिट्टी के घड़े बना दिया तो उसको हम कला बोलते हैं, बांस से किल्टा बना दिया उसको हम कला बोल देते हैं, और अच्छा खाना बना दिया वो भी एक कला है। बिल्कुल। लेकिन फिर जो बुद्धिजीवी उन्होंने कहा कि कला और ललित कला में भी फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ को पेंटिंग बना रहा है, मूर्ति कला बना रहा है, तो फाइन आर्ट को फिर सेग्रीगेट कर दिया गया कला से। तो उसमें सिर्फ 3-4 चीज़ों को लिया गया, जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला जिसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, और संगीत को इसमें लिया गया। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर बाद में स्कॉलर्स ने सोचा कि नहीं, फाइन आर्ट ललित कला को भी सेग्रीगेट किया जाए। इसको 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, जिसमें एक विजुअल आर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट। तो विजुअल आर्ट का मतलब है जिसका आई साइड से स्पेशली जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग एंड स्कल्पचर, उसको हम विजुअल आर्ट में लेते हैं, और फिल्म मेकिंग भी ऑल्सो। और साथ में जो परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें म्यूज़िक है, कोई गाना बजा रहा है, गा रहा है, या कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है, या एक्टिंग कर रहा है, थिएटर में काम कर रहा है, उसको मंचीय कला बोलते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट। वो एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। तो विजुअल आर्ट में पेंटिंग और स्कल्पचर को मेनली हमने लिया गया। जी सर, कहते हैं कि कला की कोई सीमा नहीं होती और कहते हैं कि कला और जो संस्कृति है उसके अंदर एक बहुत गहरा तालमेल होता है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कला और जो हमारी संस्कृति है, कैसे इनके बीच में एक तालमेल है? देखिए, सीधी सी बात है, कला में जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है वो ये है कि कला, कोई भी कलाकार, सच्ची कला उसको हम कहेंगे जो उसने जिया है, उसी को वो पेंट कर रहा है।
अपने सराउंडिंग को पेंट कर रहा है, अपनी संस्कृति को पेंट कर रहा जी। है। तो हम अगर बात करते हैं, और सर हम कला की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, हमारे दर्शक देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि जब हम मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तो ये जो मॉडर्न आर्ट है ये कैसे है और कौन सी पेंटिंग को हम देख रहे हैं अभी? देखिए, इस पेंटिंग के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये मैंने 4-5 साल पहले मैंने पेंट किया था, कैनवस के ऊपर एक काम किया है, एक्रेलिक मीडियम में काम किया है। थीम इसके पीछे बहुत ही बढ़िया थीम है, वो है मदरहुड, माँ के ऊपर मैंने इसको पेंट किया है। मैं समझता हूँ अगर मेरे से पूछे कोई कि आपने ईश्वर को देखा है, तो मैं डेफिनेटली यस कहूँगा कि मैंने माँ के रूप में ईश्वर को देखा है, क्योंकि माँ एक ऐसा किरदार है जो मतलब हमें साक्षात भगवान का एहसास हमें देता है। तो यही मैंने इसमें पेंट करने की कोशिश कर रखी है कि माँ के लिए एक बच्चा, अगर उसका बच्चा 70 साल का भी हो गया तब भी वो बच्चा ही है, तो वो उसी तरह का इंस्ट्रक्शन उसको देगी जिस तरह से वो 3 साल के बच्चे को वो इंस्ट्रक्शन देती है जी। तो ये उसकी ममता के ऊपर मैंने पेंटिंग बना रखी। जी सर, ये जो पेंटिंग्स आपने बनाई, जो कैनवस पेंटिंग अभी हमारे दर्शकों ने भी देखी ऑन स्क्रीन, तो ये पेंटिंग बनाने में कितना समय आपको लगता है? देखिए, डिपेंड करता है आपका थीम कैसा है, आपका साइज़ कैसा है और मीडियम आपका कौन सा है। फॉर एग्जांपल आप एक्रेलिक में काम कर रहे हैं तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीना भी लग सकता है जी। और सर हिमाचल डे की हम बात करें तो हम दूसरी पेंटिंग भी देख रहे हैं हिमाचल के ऊपर, जिसमें एक हिमाचली टोपी पहने एक पुरुष है और एक स्त्री है, तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? क्या ये आपने हिमाचल को लेके ही ये पेंटिंग बनाई? देखिए, इसमें हिमाचल तो है लेकिन इसमें पूरी दुनिया को भी साथ में लिया गया है। इस पेंटिंग में बताने का मकसद ये था कि जब कोविड पूरी तरह से परचम में था और पूरी चारों तरफ को तबाही मचा रहा था, उस वक्त की ये पेंटिंग है। मैं बताऊं कि इसी से हट के मैं बात करना चाहूँगा कि इस दौरान जितने भी कलाकार लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, पेंटर्स लोग हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया होगा जितना कि कोविड के दौरान किया था, जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ जी था। बिल्कुल, ये लॉकडाउन के दौरान मेरी पेंटिंग बनाई गई। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी कला को उस दौरान पहचाना भी कि कुछ लोग अच्छा खाना भी बना सकते हैं, कुछ लोग अच्छी पेंटिंग भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि समय आपके पास, समय की सीमा कोई नहीं थी, बिल्कुल अथाह समय था। तो इस पेंटिंग में मतलब आपने एक फैमिली, आप पूरी तरह से दुनिया से कट चुके थे, सिर्फ परिवार के बीच में आप रह रहे थे, तो उस परिवार को जोड़ने के लिए इस कला ने पूरी दुनिया को जोड़ने की पूरी ताकत रखी है, उसी को पेंट करने की। और सर मॉडर्न आर्ट की बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक एक तीसरी पेंटिंग भी देख रहे हैं मॉडर्न आर्ट से जुड़ी हुई, तो ये जो मॉडर्न आर्ट है और इसमें जो रंगों को आपने काफ़ी सारा उकेरा है, तो इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य था? मॉडर्न आर्ट के पीछे आपको मैं बताऊं कि आर्ट, कोई भी आर्ट मॉडर्न है जब आज की तारीख में हम उसको पेंट कर रहे हैं। रंगों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रंगों का बहुत इंपॉर्टेंस इसमें रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर रंग अपनी स्टोरी बयान करता है। लाल रंग का अपना एक मतलब है, हरे रंग का अपना एक मतलब है और वाइट कलर का अपना मतलब है। तो उसी को ध्यान में रखकर आर्टिस्ट उसको पेंट करने की कोशिश करता है। ये भी कोविड के दौरान की मेरी पेंटिंग है, जिसमें हमने ये देखा है कि ट्रीज़ का कितना वैल्यू है, ऑक्सीजन की वजह से कितनी जानें गई हैं। तो वो जो टर्मोइल चारों तरफ देखने को मिल रहा था, तो हमने वो उसको पेंट। और सर अक्सर हम देखते हैं मॉडर्न आर्ट में, और जैसा कि हमारे दर्शक अभी पेंटिंग देख भी रहे हैं, कि जो स्त्री को काफ़ी दर्शाया जाता है, कभी वो देवी के रूप में भी उनको दिखाया जाता है, कभी उन्हें प्रकृति के रूप में भी दिखाया जाता है। तो ये जो पेंटिंग, जो स्त्री को आपने लिया है मॉडर्न आर्ट में, इसका क्या उद्देश्य था, क्या आप दिखाना चाह रहे थे? देखिए, ये जो पेंटिंग सामने हम देख रहे हैं, इस पेंटिंग में मकसद, इसका सबसे सीधा मकसद है कि हमें नेचर के करीब रहना चाहिए, प्रकृति के करीब रहना चाहिए जी। और आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आप देखेंगे कि हर किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो मेरे कहने का मतलब ये है इस पेंटिंग के माध्यम से कि हमें नेचर के करीब रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। यही एक मेन इसका मकसद है, यानी कि इंसान को अपने आप के लिए कुछ मिनट, कुछ घंटे निकालना बहुत ज़रूरी है। जी सर, अब पेंटिंग के लिए कोई प्रेरणा भी थी आपके जीवन में? अगर मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँ। मेरे बचपन में, मैं जब 5th क्लास में था, तब से मैं ड्राइंग को बनाना शुरू किया है, जबकि मेरी फैमिली में कोई भी इस तरह का कोई काम नहीं करता था, कोई बड़े लोग भी इस तरह के कोई आर्टिस्ट। और सर हम पेंटिंग की बात ही कर रहे हैं, एक और पेंटिंग हमारे दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये जो पेंटिंग है इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो पेंटिंग है ये क्या है और क्या आप इसमें दिखाना चाह रहे हैं। कलर्स का बड़ा गजब का इस्तेमाल आपने किया है। जी, पेंटिंग के बारे में
मैं बताऊं कि मुझे अभी दिख नहीं रहा है कौन सा पेंटिंग आपके पास चल रहा है जी तो कोई भी पेंटिंग है तो उसमें जी, हमारे दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पे जो पेंटिंग है। जी ये पेंटिंग के बारे में मैं बिल्कुल स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये दौर देखा है कि एक दौर पे मोबाइल फ़ोन्स का इतना क्रेज़ पब्लिक के बीच में आ गया था, खासकर यंग जनरेशन के ऊपर आ गया था जी कि घंटों घंटों उसमें टाइम को बर्बाद कर रहे थे। तो उस चीज़ को देखकर मैंने इस पेंटिंग को वो प्रेरणा मेरे को वहाँ से मिली है कि हम अपना जो एक मेन जो टाइम है, क्रिएटिविटी का टाइम है, अपने सोचने का टाइम है, अपने आगे बढ़ने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, सारा का सारा हम मोबाइल फ़ोन पे उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो समय जो जैसे पिघल रहा है, इसमें घड़ी आप देख रहे होंगे, उसमें समय पिघल रहा है, ड्रॉप उसमें निकल रही है। जी तो मैसेज सीधा सीधा है कि इंसान खोखला हो रहा है। आप एक लेफ्ट साइड में एक इमेज देख रहे हैं जिसमें एक खोखली हमने दिखाई है जी कि इंसान खोखला हो रहा है अपने समय को बचाने के लिए, बिल्कुल। उसके पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन को जी। और सर लिमिट अगली पेंटिंग में हम देख रहे हैं कि आप शायद शिमला को दिखाना चाह रहे हैं। कलर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल है और अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो शायद कहीं ना कहीं पुराने शिमला की जो वाइब्स हैं उससे आप अभी भी नॉस्टैल्जिक हैं। जी बिल्कुल, ये वाटर कलर मीडियम है। अब तक का जितने भी वर्क आपने देखे हैं वो एक्रेलिक मीडियम में थे, कुछ ऑयल कलर्स के थे कैनवस के ऊपर। जी ये जो पेंटिंग है ये पेपर के ऊपर है, वाटर कलर मीडियम। वाटर कलर जैसे कि मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि वाटर कलर मीडियम बहुत ही टफ मीडियम है। इसको जितने भी मीडियम्स हैं इससे सबसे कठिन मीडियम इसको माना जाता है। ट्रांसपेरेंसी इसकी बड़ी खास बात रहती है, तो इसी को लेकर इसमें मैंने काम किया है। लाइट एंड शेड के ऊपर प्ले किया है। ये शिमले का मॉल का मैंने ड्राइंग बना रखी है। बिल्कुल सर, जो बच्चे इस कला से जुड़ना चाहते हैं, आर्ट से जुड़ना चाहते हैं, विजुअल आर्ट से जुड़ना चाहते हैं या फाइन आर्ट्स के किसी भी क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, क्या उनके अंदर कोई एक जज्बा होना चाहिए, एक जिसको कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड कोई स्किल भी होना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बचपन से ही ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो शायद मुझसे बुरा ड्रॉ करने वाला कोई होगा नहीं, बट कई बच्चे मैंने देखा कि बचपन से उनको ड्राइंग का शौक होता है। कई लोगों को बचपन से क्ले के साथ मूर्तियाँ बनाने का शौक होता है। तो क्या ऐसी भी कोई एक रिक्वायरमेंट रहती है जो बच्चे इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं? डेफिनेटली जब तक एक ईश्वर की कृपा उसमें नहीं है तब तक इस फील्ड में परसू नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक नेचुरल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मेहनत करेगा तो उसमें प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए ईश्वर की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे में इस तरह का टैलेंट है तो उसको इस फील्ड में परसू करना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हैं जिसमें वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जी सर, आपने जिक्र किया इंस्टीट्यूट के बारे में, मैं ये जानना चाहूँगा विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में कौन से लेवल पे स्टार्ट हो जाती है? अगर आपको एक माता पिता को ये लगता है कि जो मेरा बच्चा है ये इस फील्ड में शायद आगे जा सकता है, तो कौन से लेवल से वो बच्चे को आगे डालें, कौन कौन से वो कोर्सेज स्कूल लेवल पे लें? हाँ देखिए, वैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे ख्याल से वैसे तो 9th-10th के बाद इस फील्ड में उसको परसू करना शुरू कर देना चाहिए, कोचिंग वगैरह शुरू हो जानी चाहिए। स्कूल्स में इस सब्जेक्ट को कंपल्सरी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे सर लगता ये है जो कि पेंटिंग है मुझे लग रहा है इसमें आप शायद बच्चे को दिखाना चाह रहे हैं, कलर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, मॉडर्न आर्ट है। सर मॉडर्न आर्ट की हम बात करते हैं, इस पेंटिंग के बारे में पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पेंटिंग क्या दिखा रही है? ये एक कॉलेज टाइम की पेंटिंग है जिसमें बारिश हो रही है और साथ में एक ह्यूमन फिगर को मैंने पेंट किया है, डिस्टॉर्ट फॉर्म में मैंने पेंट कर रखा है। तो ये एक जर्नी है, जिस तरह से जो भी मेमोरी में आता है उस तरह से आर्टिस्ट पेंट करने की कोशिश करता है। जी। और सर जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि स्कूल लेवल पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे आप कर सकते हैं अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है। अगर मैं बात करूँ +1 +2 में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को चूज़ करना पड़ता है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, उस दौरान कौन सी उनको स्ट्रीम लेनी चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आर्ट की पढ़ाई करना चाह रहा है, फाइन आर्ट की पढ़ाई करना चाह रहा है, तो उसमें बहुत से कॉलेजेस हैं जिसमें वो अपनी पढ़ाई को परसू कर सकता है। फाइन आर्ट के लिए अगर आप बात करें तो आपके पास 2 तरह के ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस, उसमें पेंटिंग एक वन ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें हिमाचल में सिर्फ 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें सोलन है, शिमला में RKV है, कोटशेरा कॉलेज है, और साथ में धर्मशाला एंड मंडी में इस तरह के कोर्सेज हैं। ये आर्ट की फील्ड में, आर्ट एंड साइंस है, उसी में वन ऑफ द सब्जेक्ट लेकर उसको परसू कर सकता है और 3 साल में इसकी डिग्री पूरी हो जाती है। तो उसमें भी काफ़ी कुछ बच्चा सीख जाता है। और प्रोफेशनल सर इन कोर्सेज में जैसा कि आपने ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज बताए, इसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? इसमें बच्चों को फर्स्ट ईयर जो आपका कोर्स होता है उसमें एनाटॉमी स्टडी करवाई जाती है। ह्यूमन एनाटॉमी को कैसे पेंट करना है, आइज़ को कैसे पेंट करना है, नोज़ को, ईयर को कैसे ड्रॉ करना है,
और स्टिल लाइफ का ऑब्जर्वेशन के लिए वो पेंट करवाया जाता है, कंपोजिशन करवाई जाती है, नेचर को स्टडी करवाया जाता है, खासकर हिमाचल में तो लैंडस्केप को पेंट करवाया जाता है। तो इस तरह की इसमें स्केचिंग भी रहती है और पेंटिंग भी रहती है। दोनों। और सर क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी क्या इसमें रहता है? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस की बात करें या +2 के बाद जब बच्चे निकलते हैं तो किसी भी कॉलेज में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, कोई भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं। तो जो ये आर्ट्स का जो कोर्सेज हैं, फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट के जो कोर्सेज हैं, इसके लिए भी क्या आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है? डेफिनेटली, अगर आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना चाहेंगे तो उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट चाहिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, जिसमें एक जीके का पेपर होता है, एक हिस्ट्री ऑफ आर्ट का माइल्ड सा पेपर होता है, तीसरा एक स्किल बेस्ड होता है जिसमें स्टिल लाइफ को पेंट करवाते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि बच्चे का उसमें कितना सा पकड़ है, लाइन में कितनी पकड़ है, तो वो कुछ ऑब्जेक्ट सामने रख के उसको पेंट करवाते हैं। इसी के बेसिस पे उसकी मेरिट बनती है, क्योंकि सीट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं। जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जैसे जिसमें BFA करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल शिमला में कोटशेरा में, और दूसरा चंडीगढ़ में, और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में या BHU में, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर आपने फाइन आर्ट की डिग्री करनी है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस करना पड़ेगा। एज फार एज गवर्नमेंट कॉलेज इज कंसर्न, उसमें आपको एंट्रेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप एडमिशन लेते हैं, सीधा आपका एडमिशन हो जाता है। जी सर, अक्सर कई बार हम ये देखते हैं कि जो कला होती है, जो कलाकार होता है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से पीछे रह जाता है कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं रहती कि आप बड़े कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले सकें। तो क्या कोई स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स भी रहते हैं बच्चों के लिए? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे कई बार बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन सारे कोर्सेज करने में, और कई लोगों तो गॉड गिफ्टेड ही, मैं कहूँगा कि गॉड गिफ्टेड वो होते हैं और बहुत अच्छे वो कलाकार होते हैं। तो क्या इसमें स्कॉलरशिप भी रहती है? देखिए, इसके लिए ना, ये भी आपका एक वैलिड क्वेश्चन है, खासकर हिमाचल जैसे जगह के लिए। मेरे पास भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में ना जाकर वो डिग्री कॉलेज में जा सकते हैं। और डिग्री कॉलेज में 3 साल में टोटल कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, और उसमें काफ़ी सारी फीस माफ़ हो जाती है। अगर वो लड़की है तो उसका ट्यूशन फी माफ़ हो जाता है, और अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो लगभग आपका हॉस्टल के समेत 3 से 4 लाख के करीब आपका प्रोफेशनल कॉलेज में खर्चा आ जाता है 4 साल की डिग्री में। जबकि जो आपका ये आर्ट के जो जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इसमें 8 से 10 हज़ार रुपया टोटल इतना खर्चा आ जाता है। और सर यूनिवर्सिटी लेवल की अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में कोई मास्टर कोर्सेज तो करने ही पड़ते हैं, तो क्या मास्टर लेवल के कोर्सेज भी, अगर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें या और विश्वविद्यालय की बात करें, मास्टर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं इसमें फाइन आर्ट्स में? डेफिनेटली मास्टर कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। मास्टरी आपकी तभी हो सकती है। तो मास्टर कोर्सेज़ के लिए HP यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सस्ता इसमें रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरा का पूरा आपके पास 2 साल में 50-60 हज़ार रुपये में आपकी सारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। जबकि अगर आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करनी है तो तकरीबन 1.25 लाख के करीब आपका 2 साल में खर्चा आ जाता है, इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल चार्जेस। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल इसमें महंगा रहता है। तो लेकिन 1.5-2 लाख रुपए में आपकी डिग्री पूरी हो जाती है। जी सर, अक्सर जो पेरेंट्स की जो एक चिंता रहती है वो ये रहती है कि जब हमारा बच्चा पढ़ के बाहर निकलता है, चाहे वो कॉलेज से निकलता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो जॉब प्रॉस्पेक्ट क्या है, वो कैसे अपनी लाइफ को आगे सेट करे। तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद सर जॉब्स वगैरह का क्या है, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, मॉडर्न आर्ट, जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा भी ऑन एयर, मॉडर्न आर्ट तो जितना मैं रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि एक पेंटिंग कई बार 1 करोड़ से ज़्यादा बिकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पेंटिंग को आप किसी भी प्लेटफॉर्म में बेच सकते हैं। देखिए, जब जो आपने जॉब की बात कही, उसमें क्या है कि उसमें सर्टेनिटी किसी भी फील्ड में नहीं है। इवन आज की तारीख में आप साइंसेज में आप काम करेंगे तब भी आपके लिए गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है और आप में वो स्किल है तो आप डेफिनेटली जॉब लेने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी, डेफिनेटली देर नहीं लगेगा। आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। जैसे आर्ट की हम बात करते हैं, आप सरकारी सेक्टर में बात करें तो स्कूल के टीचर से लेकर आप बहुत सारे पोस्ट निकलती हैं अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी सारे हमारी आर्ट टीचर की पोस्ट निकलती हैं। और कॉलेज के प्रोफेसर आप बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आप बन सकते हैं। इसके अलावा मैं कहता हूं कि जो फ्रीलांस आर्टिस्ट है वो हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छी अर्निंग करते हैं, तो उन लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके अंदर हुनर है। आज की तारीख में मैं समझता हूं कि कोई भी एक छोटा सा घर बना रहा है, अगर 10-20 लाख रुपया उसमें खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली 1 से 2 लाख रुपया आर्ट के लिए स्पेशली एक बजट रख रहा है कि मुझे मेरे घर पे
एक या दो पेंटिंग उसमें लगी रहनी चाहिए। तो आपके पास वो भी एवेन्यूज़ है। मैंने वो दिन देखे हैं कि जिस वक्त यहाँ घरों में पेंटिंग नहीं हुआ करती थी, पोस्टर्स हुआ करते थे, 2, 4, 5 रुपए में पोस्टर लेते थे, उसको फ्रेम करवा के लगा देते थे। आज की तारीख में आप किसी भी घर में जाइए, आपको ओरिजिनल आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेंगे। ये टेस्ट डेवलप हो रहा है और एक इसके लिए कंज्यूमर भी आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। जी सर, अगर मैं जानना चाहूँ, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग हाई लेवल कोर्सेज करना चाहते हैं मास्टर लेवल के बाद भी, क्या कोई ऐसे कोर्सेज जैसे कि पीएचडी वगैरह भी क्या इसमें अवेलेबल रहती है? जी डेफिनेटली पीएचडी भी इसमें रहता है। एचपी यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी आप कर सकते हैं, किसी भी और यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, चंडीगढ़ पीयू से भी कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में वहाँ पे होती है। प्रोफेशनल में एचपी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं और काफ़ी रिसर्च बेस्ड भी आप उसमें जा सकते हैं। और इसके अलावा फॉरेन में भी आर्ट की फील्ड में स्टडी कर सकते हैं, जिसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है जो ललित कला अकेडमी आपको देती है। तो उसके ऊपर और सर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो कला है और जो कलाकार है उसकी उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसकी ज़्यादा कीमत होती है। और अगर मैं हिमाचल की बात करूँ या फिर इंडिया की बात करूँ, आपको क्या लगता है कि जो विजुअल आर्ट है उसमें बच्चों का कितना इंटरेस्ट है और कितना आप इसका ग्रोथ देखते हैं? हाँ, ये बात सही है कि विदेश को हम अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं आर्ट की दृष्टि से, क्योंकि आप फ्रांस को देखें, इटली को देखें या दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रहता है। वो लोग हाथ की बनी हुई चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और लेकिन ऐसी बात नहीं, हिमाचल में या फिर हमारे हिंदुस्तान में भी इस फील्ड में काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो सब जगह आप इसमें बूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है? अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं, क्या आपको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा जब आपकी शुरुआत हुई इस फील्ड में? जब आप बचपन में इस फील्ड में जाना चाहते थे तो क्या थोड़ा बहुत पेरेंट्स का ऐसा रहा कि नहीं आप दूसरी स्टडीज़ में जाइए या दूसरी फील्ड में जाइए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें बिना मेहनत से आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्किल बेस्ड है। और स्किल को पूरा आपको एनहांस करने के लिए आपको घंटों मेहनत करना पड़ता है, रातों रात पूरा काम करना पड़ता है। मैंने पूरी रात भी काम किया है और करता हूँ। आज की तारीख में मैं जब पेंटिंग बनाता हूँ तो कई बार मुझे पता नहीं होता है रात कब ख़त्म हो गई है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, हर फील्ड में ही ऐसा है, लेकिन इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है। और घर वालों का तो डेफिनेटली, पेरेंट्स का, हर एक। सर उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो जिनके बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनमें टैलेंट है, तो पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होना चाहिए? क्योंकि आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो हर चीज़ विजुअल आर्ट है। अभी जो हमारे दर्शक भी आपकी बातचीत सुन रहे हैं वो भी एक विजुअल आर्ट है। हमारे पीछे भी आप पेंटिंग देख रहे हैं, वो भी किसी आर्टिस्ट ने कहीं ना कहीं स्केच की ही है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को कैसे इसके आगे पुश करें? देखिए, जिन बच्चों में ये टैलेंट आपको देखने को मिलता है, किसी पेरेंट्स को अगर ये लगता है कि वो बच्चा इस फील्ड में परसू कर सकता है, उसको रोकें मत, उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म मत होने दें, उसको सपोर्ट करें। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे बात करें, कोई आर्ट के टीचर है उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। इसमें अथाह संभावना है। आप जैसे मेरे बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं तो जितने भी विजुअल हैं ये विजुअल ना किसी भी आर्टिस्ट ने बना रखे हैं जी, है ना। तो ये इसमें काफ़ी सारी फील्ड हैं। आप कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, आप डिज़ाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, आप पोर्ट्रेट मेकर बन सकते हैं, पोर्ट्रेचर में बहुत अपार संभावना है, आप लैंडस्केप के आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन। जी सर, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम विजुअल आर्ट की बात करते हैं तो विजुअल आर्ट में कई जगहों पे नग्नता को भी दिखाया जाता है। तो ये जो नग्नता दिखाने का मकसद है ये क्या होता है? क्या ये आर्टिस्ट के माइंड में क्या होता है और इसको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या इसका रीज़न रहता है? देखिए, न्यूड पेंटिंग्स अगर आप देखें तो ये सिर्फ आज नहीं, पिछले सैकड़ों सालों, हज़ारों सालों की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि न्यूड पेंटिंग्स तब से लेकर बनी है। बेशक पेंटिंग है चाहे स्कल्पचर है, हमें नेक्ड जितने भी मूर्तियाँ हम देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं सिस्टाइन चैपल की, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया, अपने माइकल एंजेलो ने बनाया था, तो वो बेस्ट एग्जांपल है न्यूड पेंटिंग्स का। अगर हम मूर्ति की बात करें तो रोमन और ग्रीक आर्ट को देखेंगे तो उसमें उन्होंने हीरोज़ को, एथलीट को और वॉरियर्स को उन्होंने मूर्ति में मेल फिगर को खासकर उसमें उन्होंने पेंट किया। लेकिन मकसद इसके हज़ारों हो सकते हैं, मतलब ये देखने के ऊपर नज़रिया अपना है। और दूसरी बात है कि आर्टिस्ट का जो मेन मकसद रहता है, यूनिवर्सली अगर हम देखें तो उस आर्ट वर्क वो एक उस जो किरदार, जो करेक्टर है उसको टाइमलेस फ्रेम में उसको दिखाना चाहता है। वो किसी काल में या समय में बांधने की बजाय वो एक फ्री उसको कर देता है
जी न्यूड पेंटिंग बनाकर। जी Right. सर, अगर हम आपके बारे में बात करें, आप इतने जाने माने कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, हिमाचल में बहुत बड़ा आपका नाम है। अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि आपको कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया, कौन कौन से अवार्ड से आपको नवाजा गया है। देखिए, अवार्ड मिलना तो एक सही में हर एक के लिए खुशी का एक पल होता है, और वो जो पल ऐसा होता है कि उस वक्त आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि आपने और अच्छा इसमें करना है। अब तक मुझे 3 स्टेट अवार्ड और 6 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। ऑल इंडिया अवार्ड बोल सकते हैं नेशनल में। जी तो टाइम पे मिलते रहें, और नेचुरली खुशी होती है, और नया काम करने के लिए एक मौका मिलता है, एक नई तो एनर्जी सर, आपको इस जज्बे देखने को के मिलती पीछे क्या है? मतलब आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि अब मुझे ये पेंटिंग ड्रॉ करनी है? क्या मतलब जब आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भी देख के आपके माइंड में आइडिया आता है, या फिर कहीं ना कहीं ये बहुत सारे स्ट्रगल की और बहुत सारे चीज़ें ड्रॉ करने के बाद आपको ये आइडियाज़ आते हैं? देखिए, आर्ट वर्क क्या है कि आपकी एक फीलिंग है, आर्टिस्ट की फीलिंग है, वो समाज के प्रति क्या फील कर रहा है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कैसे बिहेव कर रही है, या कोई भी उथल पुथल आपके आसपास हो रही है, तो उसी को पेंट करने की आर्टिस्ट कोशिश करता है। तो आइडिया लेने के लिए कोई भी स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी दौर सामने चल रहा होता है तो वो पेंट करने के लिए अचानक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो कैनवस पे आना शुरू हो जाता है। सिर्फ करने की बात होती है। आर्ट एक करने की विधा है, इसमें जितना करेंगे उतना आपके सामने आता रहेगा, तो उसमें परेशानी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप आर्ट्स की तरफ जाएं, ड्राइंग की तरफ जाएं, पेंटिंग की तरफ जाएं, कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है। तो इस तर्क से आप कितना सहमत हैं? संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसा हॉबी है जिसमें आप अपनी टेंशन को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप थके हारे होते हैं, कैनवस के आगे बैठेंगे, स्केचिंग करेंगे, तो आप पूरा टेंशन ख़त्म कर सकते हैं। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका थैंक यू। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप भी पेंटिंग करते रहिए, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।